देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सीधा प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। सभी प्रश्न पूछा जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा इमारत, स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा इमारत। बृहत स्नानागार, नर्तकी की काष्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सीधा प्रश्न पूछेगा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी इमारत, यानी विशाल स्नानागार का मतलब होता है सबसे बड़ी इमारत। बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला। तो जो जो हम टिक कराएंगे उसको आप जरूर याद रखिएगा। चनहुदड़ो को खोज किसने किया? 1931 में। मतलब किसने किया? एनजी मजूमदार। ये भी प्रश्न पूछेगा खोज किसने किया, से प्रश्न पूछेगा। डेट बहुत कम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का छाप मिला, यानी साक्ष्य मिला। कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। मनके का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से भी मिला था और लोथल से भी मिला था। तो ऑप्शन में अगर दोनों है और दे देगा ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्ली का पीछा करते हुए, ये आपको याद रहना चाहिए। लोथल खोज किसने किया? एस आर राव। कब किया? 1954 में। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपको हम लोकेशन भी बता रहे हैं क्योंकि सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा स्थान भारत में स्थित है या भारत में नहीं स्थित है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। यह राज पूछ लेता है। मिट्टी के बने नाव कहां से मिला? लोथल। कालीबंगा खोज किसने किया? अमलानंद घोष। एक किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घरा नदी। कब खोजा गया? 1951 में। यहां से क्या मिला? हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। इसको आप याद रखें। बनावली मिट्टी का बना हल 1974 में। RS बिस्ट। ये सब सीधा लोकेशन सिर्फ इसमें पूछा, जो आपको ऊपर बताया वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा का अर्थ पूछेगा क्या होता है? सफेद कुआं। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। खोज किसने किया? JP जोशी। ये नहीं पूछेगा। यहां से प्रश्न ए पूछेगा, एकमात्र जो 3 भागों में बटा था, कौन? धौलावीरा। किला, मध्य और निचला। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से। ये अपवाद है क्योंकि एकमात्र जो 3 भागों में बांटा हुआ था, कौन है? धौलावीरा। तो ये अपवाद, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से मिला। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा क्या होता है? मृतकों का टीला। स्थित कहां? खोजा किसने? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। खोजा किसने? 1922 में। राखल दास बनर्जी। क्या यहां से मिला? विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की काष्य मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। ये प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोकेशन देखें, ए रहा मोहनजोदड़ो, ये क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये जो आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कौन सा साइड मोहनजोदड़ो स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा साइड है? जैसे सिंधु नदी इधर से मतलब बह रही है, इधर से। तो इधर से जब आप आइएगा तो बायां साइड पड़ेगा और इधर दायां साइड। तो बायां साइड स्थित है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। जस्ट दोनों अपोजिट साइड है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये आपको याद रहना चाहिए। सुतकांगेडोर ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और एक सुरकोटडा ये कहाँ स्थित है? भारत में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिए। जिसको हम लगा रहे टिक आउट कर रहे हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। सीधा लोकेशन पूछेगा कि भारत में स्थित है या नहीं स्थित है या कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में, इसको आप याद रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दायमाबाद ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी भारत में स्थित है। ये प्रश्न पूछेगा। और यहां से जो प्रश्न बनेगा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़, ये रोपड़ याद रखिएगा। और यहां से एक जो प्रश्न बनेगा मांडा, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। यहां से आप इतना याद रखिएगा जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभी आपको तुरंत बताया। सिंधु नदी कौन सा साइड है? तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? देखिए, सॉरी, यहाँ जो आपको हम बताया साइड लगते हैं आपको गलत बता दिए।
यहाँ से सिंधु नदी से आ रही है, तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां, इधर बायां और इधर दायां। तो जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दायां साइड मतलब स्थित है, और चन्हुदड़ो है जो बायां साइड स्थित है। मतलब आपको क्या करना है, नदी जिधर से बह रही है उधर से आपको चलना है, और आप अपना साइड देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन साइड स्थित है। एक याद जो रहना, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो एनटीपीसी से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया है 2021 में, उसको हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 102 है। इससे पहले 1 से 101 तक, यानी आपको टोटल 101 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है एनटीपीसी से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो अभी यहाँ से देखना स्टार्ट करिए, और पूरा कंप्लीट वीडियो को आप देखिएगा। अगर चैनल पसंद आता है, यानी वीडियो पसंद आता है, तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से अंत तक, और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सीधा वीडियो को। और अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रख लीजिएगा, जो भी नोट पॉइंट लिखाया जाएगा उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहां से सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज इनकरेक्ट। तो कोई ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे यूज किया है। सारा प्रश्न हिंदी में है, लेकिन ये प्रश्न इंग्लिश में था तो हम इसको इंग्लिश में ही ले लिए। तो सिंपल लैंग्वेज यूज किया इंग्लिश में ही, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न ये पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज इनकरेक्ट, यानी नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो अगर आप वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो नीति आयोग से रिलेटेड सारा प्रश्न आपको बता दिया गया है, यानी डेली बताया जाता है। जब भी प्रश्न आता है तो इससे रिलेटेड बताया जाता है। तो नीति आयोग का नाम, यानी नीति आयोग किसके स्थान पे आया, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। कब किया गया, 2014 में। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी, यानी इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। नीति आयोग से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, और एक यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से और नीति आयोग से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया एनटीपीसी में। तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष इसके पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, वही इसके क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब है नीति आयोग के लिए नहीं बनाया गया है। नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन नीति आयोग के भी अध्यक्ष है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, पहले नरेंद्र मोदी। ये प्रश्न पूछेगा। और एक प्रश्न पूछेगा नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग किसका स्थान पे आया, योजना आयोग का स्थान पे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया। कब किया गया, 2014 में। और नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हम आपको बता, जब भी डेटा दिया रहेगा या डेट, जब भी जो डेटा दिया रहता है ऑप्शन में, वो डेटा अधिकतर गलती रहता है। जो भी डेटा दिया रहता है अधिकतर क्या रहता है, गलत रहता है। तो यहाँ पे इसको पढ़िएगा, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो इसका आंसर होगा, जैसे ही हम आपको बताएं 1 जनवरी 2015, तो यहाँ लिखा गया इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2016, यानी इसका स्थापना कब दिया गया, 1 जनवरी 2016। लेकिन ये जो क्या है, गलत। तो गलत ही तो आपको चुनना था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। गलत चुना था तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो दिया गया नीति आयोग के बारे में सभी स्टेटमेंट सही दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। देखिए नीति आयोग के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जितना हम आप बताया आपको नीति आयोग से रिलेटेड, उतना ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो 14। और 1969 से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको हम बताते हैं कि जब भी 1969 आता है तो 2-3 बात आपको हम जरूर बताते हैं कि 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ।
किसका स्थापना हुआ? इसरो का स्थापना हुआ 15 अगस्त 1969 को। 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव चंद्रमा पे गया नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ और 1986 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध कार्बन को डॉट पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो शुष्क नहीं लिखा गया, शुद्ध कार्बन को डॉट पर संश्लेषित करके हीरा बना जाता है। तो इसको अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पे क्या होता है? हीरा बनता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन मान लीजिए कि अत्यधिक यानी बहुत जमीन के अंदर दब जाएगा। तो जो कार्बन होगा अत्यधिक, जितना आप अंदर जाइएगा तो धीरे धीरे क्या होता है? तापमान बढ़ता है और दबाव भी बढ़ेगा। दाब कहने का मतलब जैसे जैसे आप अंदर जाइएगा तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा। तो अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पे कार्बन को हीरा में बनाया जा सकता है संश्लेषित करके। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएगा तो दाब और ताप दोनों बढ़ता है। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया, किस वर्ष किया? तो 1918 में। सीधा प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। 1917 चंपारण आंदोलन, 1917 में। तीन कठिया प्रथा यानी 3/20, 3/20 तीन कठिया प्रथा, चंपारण आंदोलन 1917। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से भारत वापस आए थे? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आप याद रखें। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दिया गया? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। तो ये भी प्रश्न पूछेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से। और 1931 के अधिवेशन कौन करते हैं? 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, और इनकी जो विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थित है? गुजरात के केवड़िया जिले में 182 मीटर। गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के साधु बेट द्वीप पे स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ स्थित है? गुजरात में। और आरएएस में प्रश्न ये पूछा गया था, आरएएस साहित्य या यूपीपीसीएस में प्रश्न, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछ देता, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय, तो आंसर चेंज हो जाता। लेकिन प्रश्न सिर्फ ए पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन प्रश्न पूछा स्वतंत्र भारत के भारतीय वायसराय कौन था? सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड इरविन समझौता महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था, इसलिए हम लोग इरविन समझौता का नाम महात्मा गांधी इरविन समझौता। लॉर्ड इरविन के बीच इरविन समझौता, तो इसको याद रखें 1931 में हुआ था। लॉर्ड लिनलिथगो द्वितीय विश्व युद्ध के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण किस वर्ष से देना प्रारंभ किया? 1954। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस
पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? यूनेस्को। ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन से भी प्रश्न पूछा जाए। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख अंग 6 हैं, प्रमुख अंग 6 हैं, जिसमें से आपको 2 याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड में। ये अपवाद है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी अंग है सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। लेकिन एक अपवाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें टोटल सदस्य देश कितने होते हैं? 15, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। जो 10 अस्थायी होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का होता है, और जो 5 अस्थायी होते हैं इनके पास होता है वीटो पावर। अस्थायी में कौन कौन आते हैं? फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। कौन कौन आता है? फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? NH-15। ये जो प्रश्न है, अगर प्रश्न का आंसर आता तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। ये जो प्रश्न मेरिट बनाने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन जो पीछे जो हम अभी आपको बताए, इससे पीछे जैसे में खेड़ा आंदोलन हो गया, बारदोली सत्याग्रह हो गया, अगर ऐसे प्रश्न को आप गलत करें तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाइएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अगर बन जाता है तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा, अगर नहीं बनता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष से लागू हुआ था? 1950। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, और बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न पूछा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के पहले बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? एक प्रश्न पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, और एक प्रश्न पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे या पहले अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ रोम? रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी रोम, यानी कौन सा रोम का गुण नहीं है। तो जो रोम है एक प्रकार क्या? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कहने का मतलब होता है कि डेटा को जब तक मतलब विद्युत धारा दे रहे हैं तो विद्युत धारा बंद करने के बाद भी इसमें डेटा क्या होता है? संग्रहित रहता है। एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो जो रैम है उसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक ही डेटा संग्रहित रहेगा, और जो रोम है इसमें विद्युत धारा को अगर बंद भी कर दिया जाए, आपूर्ति को बंद कर दिया जाए, तो भी इसमें डेटा संग्रहित रहता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है इसमें अगर विद्युत धारा को बंद भी कर दिया जाए तो भी डेटा संग्रहित रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए सॉरी एक मिनट, यहाँ पे रोम हम के बारे में आपको बता रहे थे। रोम मतलब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे में रैम RAM, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन विद्युत धारा जैसे हम लोग बंद करते हैं तो डेटा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे वोलेटाइल मेमोरी। लेकिन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद भी, मान ली विद्युत धारा प्रवाहित कर और बंद कर दिए, लेकिन फिर भी डेटा क्या संग्रहित है, उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी
यानी विद्युत धारा बंद करने के बाद भी जिसमें डेटा संग्रहित है उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और जिसमें विद्युत धारा बंद करने के बाद डेटा भी समाप्त हो जाता है उसको बोलेंगे वोलेटाइल मेमोरी। तो जो रोम क्या है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसमें प्रश्न ये बोल रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स होल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर, information is not lost even if the computer is switched off। यहां प्रश्न में ये बोला ऑप्शन नंबर 2 में कि अगर स्विच ऑफ भी हम लोग कर दें कंप्यूटर को तो इंफॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट, यानी इंफॉर्मेशन रहेगा लॉस नहीं होगा। इट स्टोरेज इंफॉर्मेशन परमानेंटली, यानी हमेशा के लिए इसमें क्या होगा, डेटा संग्रहित रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो जो रोम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसका गलत चुनना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वोलेटाइल मेमोरी नहीं है रोम। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें विद्युत धारा बंद भी कर देंगे तो भी डेटा क्या रहेगा, संग्रहित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कौन आ जाएगा, रैम। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है। ये भी उटपटांग प्रश्न है, ये भी प्रश्न है जो मतलब छोड़ के आने लायक है। अगर बन जाता तो भी ठीक है, क्योंकि ये क्लियर कहीं भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। GSLV MK3 M1, GSLV MK3 M1 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था 22 जुलाई 2019 को। और इसको कहाँ भेजा गया था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, PSLV C11, PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है, निकोलस मादुरो। ऑप्शन नंबर ए करेंट का प्रश्न है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण किया जाता है। ये भी प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न है जो उटपटांग, मतलब ये सब जो प्रश्न है 2-3 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कुछ प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपको छोड़ के आना होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम कैसे छोड़ दें, इसी के चक्कर में आप जो प्रश्न बना पाते उसको भी छोड़ देते हैं। छोड़ना किसको और किसको बनाना ये आपको तय करना है। अगर जिस दिन आप ये तय कर लिए तो उस दिन आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न क्या है, छोड़ने लायक प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 51% या अधिक। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए यूएस पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया, हल्दी ऑप्शन नंबर सी, हल्दी ऑप्शन नंबर सी। पेटेंट का मतलब होता है कि सुरक्षा के लिए वो ग्रांटेड हो गया, मतलब पेटेंट हो गया। आप अगर पेटेंट करवा लिए तो मान लीजिए आप किसी चीज़ का आविष्कार किए, तो अगर आप पेटेंट करवा लेते, ये क्या होता है, आपके मतलब नाम पे पेटेंट हो जाएगा, मतलब सुरक्षित है। सुरक्षा का भी गारंटी मतलब दिया जाता है इसमें सही प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे पेटेंट लास्ट में होता है, 2-3 जब फेज से गुजर जाता है तो लास्ट में पेटेंट होता है। जैसे आप लीजिए कोरोना वैक्सीन, तो शुरू में आपको नहीं पड़ जाएगा जनता, मतलब शुरू में ट्रायल होता है, फिर से मतलब 1 ट्रायल, ट्रायल 2 होता है, ट्रायल 3 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पेटेंट होता है, उसके बाद मार्केट में आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट सी, हल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है, मनोरा का किला। इमेज आप देख सकते हैं, ये क्या है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्रूफ है, हीरा कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफिन कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइड कार्बन का प्रूफ है,
फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, फुलेरिन। देखिए C60 ये भी क्या है, कार्बन का ग्रुप है और इसका जो आकार कैसा होता है, फुटबॉल की तरह। और फुलेरिन कार्बन का प्रूफ है, फ्लोरीन नहीं, फुलेरिन, फुलेरिन कार्बन का प्रूफ है। हीरा कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइट, ग्रेफिन, जो ये शीशा पे जो देखते हैं एंड्रॉइड मोबाइल पे स्क्रीन टच, किससे बना होता है, ग्रेफिन से। ग्रेफिन क्या है, कार्बन का प्रूफ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संगमरमर CaCO3। जिप्सम, जिप्सम देखिए जिप्सम एक होता है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों का सूत्र में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको याद रहे, CaSO4 2H2O जिप्सम का सूत्र होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O। चौक जिसको हम खड़िया बोलते हैं, इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, पहले था 9, लेकिन जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहां से क्या हुआ, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था समाप्त हो गया, नहीं हट गया। 7 था लेकिन अब कितना बचा, 6 राज्यों में विधान परिषद। द्विसदनीय मंडल मतलब विधान परिषद भी जहां जहां राज्य में है। जम्मू कश्मीर क्या हो गया, वहां समाप्त हो गया विधान परिषद। तो एक हो जाएगा आपका बिहार में कितना सीट है, 75 विधान परिषद में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिहार में कितना सीट है, 75। उत्तर प्रदेश में 100, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक 75, इधर तेलंगाना हो गया, इधर आंध्र प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, यानी द्विसदनीय विधानमंडल, 6। कौन कौन, बिहार, बिहार के बगल में आपका यूपी हो जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक हो गया आपका, और ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन, तेलंगाना। और जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब नहीं है। ये प्रश्न कल भी बताया गया था। इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है, ऑप्शन नंबर ए बाजरा, ऑप्शन नंबर ए बाजरा। देखिए बाजरा यही है, ये क्या है, बाजरा है। नेक्स्ट है, 1945 में UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 51। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए 51, ऑप्शन नंबर ए 51। UN के बारे में भी आपको बता दें, इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके टोटल प्रमुख अंक कितने हैं, 6, जिसमें से 2 आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन बताए थे, एक बताए थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित, द हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था, एडविन लुटियंस। दिल्ली में स्थित, लेकिन एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में, जिसका डिजाइन किसने तैयार किया, जॉर्ज बीटेट। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, जॉर्ज बीटेट, जॉर्ज बीटेट। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन तैयार किया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, मुंबई में, जिसका डिजाइन तैयार कौन किया था, जॉर्ज बीटेट। देखिए यहाँ पे क्लीन आपको दिखाई नहीं देगा, जॉर्ज बीटेट। और इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, एडविन लुटियंस। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो इस प्रश्नों को आप रीजनिंग में भी ले सकते हैं और जीएस में भी ले सकते हैं। अनुच्छेद, प्रस्तावना और अनुसूचियां, ये जो तीनों है किससे संबंधित है, संविधान से। लेकिन जो अध्यादेश है ये कौन जारी करता है, हाई कोर्ट। अध्यादेश जारी कौन करता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। ये अध्यादेश जारी कौन करता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुच्छेद, प्रस्तावना, अनुसूचियां, ये जो अध्यादेश से क्या है अलग, ये तीनों है जो अनुच्छेद, प्रस्तावना, अनुसूची। लेकिन जो अध्यादेश है तीनों से क्या है अलग है।
प्रस्तावना में 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान में अनुसूची कितना टोटल? 12, अनुच्छेद 395 ही, कभी कभी 441 भी मिलेगा, और भाग 20 यानी 22, भाग 22, टोटल भाग 22, और छोटा छोटा खंड भी बट गया तो ज़्यादा आपको दिमाग पर लोड इस सब पे नहीं देना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? फिरोज शाह तुगलक। शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर यहाँ प्रश्न में मेंशन कुछ भी नहीं करे कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश ऑप्शन में रहेगा, देखिए इल्तुतमिश, यहाँ पे हम इल्तुतमिश गलती लिख दिए। देखिए यहाँ से देखिएगा इल्तुतमिश जो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू करवाया था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पहला मंजिल, और लेकिन जो इल्तुतमिश था ये 3 मंजिल बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का शुरू करवाया बनाने के लिए, इल्तुतमिश 3 मंजिल बनाकर चला गया, और जो 5वां मंजिल था फिरोज शाह तुगलक बनाया। फिरोज शाह तुगलक बहुत कम ऑप्शन में रहता है, इल्तुतमिश ही आंसर देगा आपको। प्रश्न पूछे कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। लेकिन ऑप्शन दोनों है, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश दोनों, तो दोनों ऑप्शन तो या तो देगा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगर दोनों है तो फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये जो 5वां मंजिला कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगर ये नहीं रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अधिकतर आंसर आपको देखने के लिए इल्तुतमिश ही मिलेगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम को किस वर्ष सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ाने में सफलता हासिल हुई? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये कब हुआ था? 1987 में। सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थित करने संबंधी समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई 1987। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखिए 16 सितंबर 1987 को 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता? तो विद्युत का चालन किस में नहीं होगा? जो उदासीन होगा। जैसे में जो वर्षा का जो पानी है क्या है? उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब जिसका पीएच मान 7 हो। तो वर्षा के पानी से कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। जब भी अगर आप देखिएगा बरसात हो रहा है और तार का अगर आप नीचे से भी गुजरिएगा तो आपको करंट नहीं मारेगा, यानी करंट आपको नहीं लाएगा। अगर ऐसा होता वर्षा के जल से विद्युत धारा प्रवाहित होता तो आपको क्या करंट लग जाता, पूरा मतलब समाप्ति हो जाता दुनिया। लेकिन वर्षा के जल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, और आपको मालूम होगा कि वर्षा को जल को शुद्ध जल माना जाता है, यानी शुद्ध जल वर्षा को जल को उसका पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन होता है। और उदासीन किससे बनेगा? जब आम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? उदासीन बनेगा, यानी लवण और जल बनाता है। आम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल। तो यहाँ बोला कि विद्युत का चालक नहीं होता, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो जो उदासीन होगा तो आम्ल और क्षार से जब अभिक्रिया होगा दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? उदासीन। और यानी आम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल, यानी उदासीन हो जाएगा। जब आम्ल और क्षार से अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए।
इसका जो आंसर होना चाहिए ए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन दिया क्या गया, अल्कोहल और ग्लूकोज। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।